Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm Gauri Jadon, economics educator and students हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स नंबर्स के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो मेरे पास टॉपिक बचता है दैट इज़ योर होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, पूरा सारी चीज़ें कवर कर लेंगे एंड विद दैट हमारा मैक्सिमम पोर्शन इंडेक्स नंबर का फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। फाइन स्टूडेंट्स, तो इसी बात पे जल्दी से करना है आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स की, इंडेक्स नंबर्स हम सभी को पता है, हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगाते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगाना यहाँ पे क्या हुआ कि कैसे चेंज आ रहा है विद टाइम एंड लोकेशन, राइट। तो एक मैंने आपको बताया था बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे पास इंडेक्स नंबर्स के, उसमें से एक टाइप मेरे पास क्या आता है दैट इज़ अ होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स आप सभी को पता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पता होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या होता है कि सामान कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स को देते हैं, होलसेलर्स के थ्रू रिटेलर के पास जाता है एंड थ्रू रिटेलर वो कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, एट दी एंड हमारे पास वो जाता है हमारे बहुत ही अच्छे हमारे कंज्यूमर्स को। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि कंज्यूमर सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा बात करते हैं, रिटेलर से। तो रिटेल प्राइस इंडेक्स के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। लेकिन जब मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रही हूँ, होलसेल के बारे में अगर हम बात करें, बिजनेस से ज़्यादा कनेक्टेड होता है बिकॉज बिजनेस ही बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, बल्क में परचेज करते हैं। सो द टू मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज मेट्रिक्स यूज टू असेस मार्केट इन्फ्लेशन इन द कंट्री आर होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। द WPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है CPI and WPI is your wholesale price index, concentrates on the wholesale level whereas the CPI concept concentrates on the retail level। तो हमें समझना है कि जो होलसेल लेवल है वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है स्टूडेंट्स हमारे पास, द होलसेल लेवल कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द होलसेल एरिया whereas the CPI concept concentrates on the retail level। क्लियर, समझ रहे हैं इस चीज को हम अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। Now, the wholesale price index is an indicator that tracks changes in the wholesale product prices. This index measures changes in the average price of commodities traded in bulk. Unlike the retail price at which individual customers purchase items from the market, the wholesale price index relies on the average price a trader needs to pay when purchasing the items in wholesale. तो रिटेलर्स आप सभी को पता है कि जो कमोडिटीज़ हम स्मॉल स्केल पे बेच रहे हैं कंज्यूमर्स को, लेकिन होलसेलर्स में तो बल्क में सामान जाता है, बिजनेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो WPI एंड CPI दोनों ही यूज़ होते हैं हमारे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Okay. Now, the relative variations in the pricing of goods traded in the wholesale markets are measured by the wholesale price index. The wholesale pricing index data in India are created on a weekly basis with 2011 and 2012 as the base year. तो हम सभी को पता है कि इंडिया का बेस ईयर कब होता है, 2011 एंड 12 का रहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड होते हैं, हम उसको मेजर किस में करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे करते हैं। एंड द रीजन फॉर कंसिडरिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज दैट इट इज मोर रेडिली अवेलेबल देन द रिटेल प्राइस सिंस दे आर कैन बी वेरीफाइड। डेटा गैदर्ड फ्रॉम द होलसेल डीलर्स आर ऑल्सो वेरी trustworthy than the data collected from the retailers. Most notably, the cost of obtaining a wholesale price is less expensive and also more efficient in terms of टाइम इन द रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो जब भी कोई रिपोर्ट बनानी रहती है, हमें कंपैरिजन करना रहता है, इन्फ्लेशन के बारे में जानना रहता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से बेटर हमारे पास रहता है कि हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेते हैं। बिकॉज होलसेल्स का क्या रहता है ना, अधिकतर प्राइस सेम रहता है एंड होलसेलर्स यानी बिजनेस और ट्रेडर्स से जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द रिटेलर्स, बिकॉज रिटेलर्स की चेन्स बहुत बड़ी रहती है एज कम्पेयर टू होलसेलर। तो होलसेलर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना ज़्यादा ईजी पड़ता है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। Done students? Now let's see commodity group
एंड द वेटेज ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। कमोडिटी ग्रुप क्या है, जैसे कि इसमें सबसे पहले हमें क्या गिवन है, प्राइमरी आर्टिकल्स। इसमें हमारे पास टोटल 117 कमोडिटीज आती है स्टूडेंट्स, लाइक राइस, फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, जूट, मेटल्स, कॉटन, ये सारी चीज़ें जो रहता है फूड एंड नॉन फूड आइटम्स हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। अराउंड 117 कमोडिटीज प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर आती हैं। इसका जो वेटेज हमने गिवन है दैट इज योर 22.26। वहीं पे जो फ्यूल हो गया, पावर हो गया, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें 16 कमोडिटीज़ में आके बनती हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें किसके वेटेज है, 13.25 का वेटेज कैरी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास आता है पेपर, रबर, लेदर, केमिकल, टेक्सटाइल्स। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपको देखेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, 564 आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका वेटेज भी कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास कमोडिटीज़ हैं तो वेटेज ज़्यादा है, यहाँ पे कम कमोडिटीज़ हैं तो वेटेज कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमोडिटीज़ है तो वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Now, how does WPI work? So, before the change needs to be calculated, a base year is chosen for the entire price of items released throughout the year. In India, the first year in a series of years is referred to as the base year. Now, a set of criteria must be applied to determine the base year. It contains the following point. सबसे पहले द बेस ईयर मस्ट हैव अकर्ड ड्यूरिंग अ स्टेबल इकोनॉमिक पीरियड और अ टाइम ऑफ पीस। तो जो भी बेस ईयर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारा जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे हमें बेस ईयर की वैल्यू गिवन रहती है। तो बेस ईयर हम कोई भी उठा के चूज नहीं कर सकते, हमें ऐसा कोई ईयर चूज करना है जहाँ पे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, एक न्यूट्रल सिचुएशन है, ना कि बहुत अच्छा ना कि बहुत बुरा, हम उसको स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। क्लियर? नाउ द ईयर शुडंट फॉल विद इन अ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में आपको पता है कि 4 हमारे पास आता है कि पहले तो हम लोग बहुत बूम पीरियड पे रहते हैं, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी आता है। तो इस वाले फेज में नहीं लेना है, हमें न्यूट्रल फेज में रहना है। नेक्स्ट, देयर शुड बी एक्यूरेट प्राइस इन्फॉर्मेशन असेसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, कि जो भी आप ईयर सेलेक्ट करो, जैसे कि हमारा जो ईयर है वो 2011 एंड 12 है ना, हमारे पास इस पर्टिकुलर ईयर के सारा डेटा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर ईयर, इसलिए हम उसको बेस ईयर बना के रखे हैं। नेक्स्ट, द ईयर शुड बी रीसेंट एंड नॉट ऑलरेडी आउट ऑफ डेट व्हाइल प्राइसिंग इज अनाउंस। तो आपको ये समझना है कि आप ज़्यादा भी 100 साल पुराना, 50 साल पुराना नहीं कंसीडर कर सकते, ये तो फिर भी हमारा 10-12 साल पुराना हो गया। लेकिन हमें ये समझना है कि ज़्यादा पुराना भी डेटा हमें नहीं लेना है, विद इन 10-20 ईयर्स के अंदर आप कोई डेटा ले रहे हो तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, नॉट 150 ईयर्स। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि ये हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा बेस ईयर है हमारे पास उसके क्या सेलेक्टेड क्राइटेरिया होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। Typically, a recent year is used as the wholesale price index base year to reflect the shift more precisely. Comparing prices, changes are easily made when using the base year. Now, once the base year has been established, the cost for the specific year is multiplied by 100। तो हम सभी को पता है कि हम लोग इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं एंड इंडेक्स नंबर को हम लोग परसेंटेज में निकालना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय 100 हमें करना है। नाउ द टोटल प्राइस ऑफ द आइटम्स ऑफ अनदर ईयर रिफर टू एज करेंट ईयर इज टेकन टोटल टुगेदर एंड कंपाउंड। मतलब बेसिकली जो अभी तक आप करते आ रहे हो वही करना है। देखो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा WPI का, जो हमारा करंट ईयर का प्राइस है डिवाइडेड बाय बेस ईयर का जो मेरे पास प्राइस है इनटू मुझे करना है 100। यही तो है और क्या है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय हमारा बेस ईयर के प्राइसेस into 100. So WPI is calculated using the last year's formula, which measures the changes in the cost of purchasing the same basket of items in the current period as was purchased in the specific earlier period. यानी 100 रुपये में आज मैं क्या खरीद सकती हूँ एंड 100 रुपये में मैं 10 साल पहले क्या खरीद सकती थी, मैं दोनों को एक तरीके से कंपेयर करके परसेंटेज में निकाल रही हूँ तो मेरा होलसेल प्राइस इंडेक्स निकल आएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? Clear? Now, example number 1. Assume that the cost of product is 405,000. Sorry,
4500 या 4500 इन द करेंट ईयर 2015। तो 2015 का हमें क्या अमाउंट गिवन है स्टूडेंट्स? हमें गिवन है 4500 का अमाउंट गिवन है। किसका है ये? अपने पास करंट ईयर का अमाउंट गिवन है। टू डिटरमाइन द प्राइस चेंज कंसीडर 2010 एज द बेस ईयर। ओके, 2010 मेरे पास बेस ईयर हो जाएगा एंड द बेस ईयर्स टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इज हमें कितना गिवन है? 1000 गिवन है। नाउ व्हाट इज योर WPI? WPI का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? कोई मुझे बता सकता है? करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस पीरियड प्राइस इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? WPI। यही लिखा है हमने, यही लिखा है हमने, राइट? तो आप कैलकुलेट करके बताइए, थोड़ा तो दिमाग लगाइए। सिंपल है, अभी तक इंडेक्स नंबर कितना ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं। ऑल ऑफ यू गिव इट अ ट्राई। बहुत सिंपल है, बस डायरेक्टली अपन को फॉर्मूले में लगाना है, बाकी सब अपने लिए बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। अपन को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ वेरी सिंपल फॉर अस टू कैलकुलेट। तो कुछ नहीं करना है मुझे। सबसे पहले क्या गिवन है? 4500 गिवन है। तो करंट ईयर कितना है मेरे पास? 4500 गिवन है। बेस ईयर पीरियड मेरे पास 2010 का कितना गिवन है? 1000 गिवन है। तो मेरा आंसर तो अपने आप आ जाएगा, दैट इज WPI। ठीक है, WPI इंटू 100 हमें करना पड़ेगा, है ना? ऑफकोर्स आई थिंक इंटू 100 हमने लिखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 450। क्लियर? सो द डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर्स WPI एंड द बेस ईयर्स इज 350। तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा हमें पता लगाना है। मैंने हमेशा बोला है कि 100 के आगे जो भी वैल्यू मुझे गिवन है, 100 से ज़्यादा जो भी वैल्यू है, वो मेरा चेंज इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मैं इससे 100 माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना बचता है? 350। तो ये 350 चेंज दिखा रहा है कि इतना % चेंज आ गया है। अगर हम बात करते हैं 2010 से लेके 2015 तक। ऑल्सो द WPI फॉर द करंट ईयर इज 350%। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा कि हमारा 350% चेंज मुझे देखने को मिल गया है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स। डन? तो देखो, सबसे पहले अपन को क्या लिखना रहता है कि आप सबसे पहले बेस ईयर का लिख दीजिए। बेस ईयर का मुझे कितना गिवन है? इट इज गिवन एज 1000। फाइन। एंड मुझे करंट ईयर का गिवन है, दैट इज योर 4500। ठीक है, तो बेस ईयर का 1000 है, करंट ईयर का मुझे 4500 डेटा गिवन है। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे कि जो मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है WPI का? फिर से बता रही हूँ मैं, सभी ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, आप लोग सबसे पहले करंट ईयर का लिखेंगे, डिवाइड कर दोगे आप बेस ईयर से, इनटू अपन आपको करना है स्टूडेंट्स 100। तो मेरे पास टोटल प्राइसिंग कितनी आ जाएगी? WPI का कितना गिवन है मुझे? 4500 गिवन है। ठीक है, बेस ईयर का मुझे 1000 गिवन है एंड इनटू 100 मुझे करना रहेगा। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? 450 आ गया। ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई? कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का अब हम कर सकते हैं इस चीज़ को? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ये 450 मुझे जो दिख रहा है, 450 से आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं अपना बेस किसको मान के चल रही हूँ? 100 को, कि 100 के आगे जो भी मुझे वैल्यू दिखा रहा है वो बता रहा है कि कितना चेंज आया है। तो अगर मैं 100 की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ, आंसर मेरा 450 है। मतलब ये जो मेरे पास 350% आया है ना, क्योंकि परसेंटेज में लिखोगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि इतना चेंज मुझे ड्यूरिंग द ईयर्स देखने को मिला है। द डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर्स WPI एंड द बेस ईयर इज 350। ये अपन को मानो 350 हमारा इस साल का हो जाएगा WPI। अगर आपसे पूछेंगे कैलकुलेट WPI तो आप इतना लिख दोगे। अगर यहाँ पे लिखा कैलकुलेट द WPI ऑफ द करंट ईयर तो आपको 350 लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। डन? तो आपको समझ में आया कि जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये कंपैरेटिवली इजी है हमारे लिए कैलकुलेट करना। यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है, जल्दी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को यहाँ मिल जाएगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े।
नाउ यूटिलिटी ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कहाँ पे यूटिलाइज होता है? सबसे पहले तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट हम लोग करते हैं क्योंकि इससे हमें फोरकास्टिंग कर पाते हैं, मतलब आगे का थोड़ा अनुमान लगा पाते हैं रिगार्डिंग द डिमांड एंड सप्लाई. सो द डिमांड एंड द सप्लाई कंडीशंस इन द इकोनॉमी आर फ्रीक्वेंटली प्रिडिक्टेड यूजिंग द होलसेल प्राइस इंडाइसेस. Growth in the wholesale price index implies that there is a surplus demand. It is an instance where supply is insufficient to meet डिमांड. तो कहीं ना कहीं अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड ये क्या बता रहा है कि सप्लाई मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाता है अगर ज़्यादा ही मेरा WPI बढ़ रहा है. वहीं पे अगर ज़्यादा या छोटा सा भी हम बोल सकते गैप आ रहा है या होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हो रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? डिमांड डेफिसिट. सो इन दिस इंस्टेंस डिमांड इज लेस देन सप्लाई, कि हमारा जो डिमांड है वो क्या है, एक तरीके से कम है सप्लाई से. तो अगर मेरा WPI इंक्रीज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड को इंडिकेट करेगा स्टूडेंट्स. वहीं पे अगर मेरा WPI कम होता नजर आएगा तो वो डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा, या आप इसको एक्सेस सप्लाई लिख सकते हो. क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट नाउ. डन, समझ गए इस चीज को? आगे बढ़े, चलो. नेक्स्ट है मेरे पास कंप्यूटेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू एंड रियल वैल्यू. So the real and the monetary values of aggregates like national income and expenditure can be calculated using the wholesale price indices. The worth evaluated at current year price is the economic value, and the value determined at a base year or constant price is the real value. The following formula can be used to convert the monetary aggregate into the real aggregate. तो हमें देखना है कि सबसे पहले तो कि जो भी हमारी रियल एंड मॉनेटरी वैल्यूज रहती हैं हमारे एग्रीगेट्स के गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको जो हम लोग करंट ईयर के बेसिस पे करते हैं एंड बेस ईयर के बेसिस पे करते हैं, तो हमें एक रियल वैल्यू के बारे में पता चलता है कि कितना डिफरेंस है, राइट? अगर हम उसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? सो रियल एग्रीगेट ऑफ द करंट ईयर इज मॉनेटरी एग्रीगेट ऑफ द करंट ईयर इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर. तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? रियल एग्रीगेट के बारे में पता चलेगा. अगेन क्या होता है? मॉनेटरी एग्रीगेट ऑफ द करंट ईयर, देन आपको इंटू करना पड़ेगा हमारा प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर से डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर से. तो ऊपर भी करंट आएगा, नीचे भी करंट आएगा, एंड इधर आ जाएगा मेरा बेस. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. थर्ड इज इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन. तो जब मैं बात कर रही हूँ इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द रेट एट विच प्राइसेस आर लाइकली टू इंक्रीज ओवर टाइम. The wholesale pricing index is also used to estimate an economy's inflation rate. तो जो हमारा WPI है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प करता है हमें कि हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में पता लगे कि कितना मेरा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, कितना मेरा इन्फ्लेशन कम हो गया है. So an increase in the WPI signifies a decrease in the purchasing power of money. अगर मेरा WPI बढ़ जाएगा तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा डिक्रीज हो रहा है परचेजिंग पावर. मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्राइसेस फिर बढ़ने लगेंगे, और प्राइस जब बढ़ने लगेंगे तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी. वहीं पे अगर जो मेरा WPI है वो कम होने लगेगा तो मेरी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ने लगेगी. क्लियर? सो WPI नंबर हेल्प्स डिटरमाइन द नेशंस इन्फ्लेशन रेट. तो नेशनल की जो इन्फ्लेशन है कि कितना देश में इन्फ्लेशन हुआ है, उसके लिए हम लोग WPI यूज़ कर सकते हैं. उससे पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिखो जो हमने लिखा है, स्टेटमेंट जो इक्वेशन बनाई है आप उसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ द वीकली इन्फ्लेशन रेट इज गिवन बाय, कि अगर मुझे वीक के बेसिस पे इन्फ्लेशन रेट कंपेयर करना है तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको मिस नहीं करना है. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x1 एंड नेक्स्ट हमारे पास रहेगा x2.
T-1, ठीक है। एंड द ईयरली रेट कैसे हो जाएगा, WPI ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय WPI ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो WPI जो है हमारा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकाल रहे हैं हम, बेस ईयर के प्राइसेस पे नहीं, प्रीवियस ईयर के उस पे निकलेगा। तो हमारे पास जो एक्स की जो वैल्यू गिवन है ना, जो इन्फ्लेशन रेट गिवन है, उसको हमें ऐसे निकालना रहता है, इसकी वैल्यू। आप इसका पहले लिखो, अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका कैसे इंप्लीमेंटेशन होना है, लेकिन आप जल्दी से पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। डन। Fourth is useful in the cost evaluation of various projects. Now, the construction of large facilities like airports, shopping malls is a long-term effort that will require significant future financial outflows. As prices rise over time, the project's initial estimated cost will also increase. The wholesale price index, which depicts the rate of inflation, must be taken into account when estimating the revised price. तो हमें क्या सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जो कॉस्ट इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं, ये हमें लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है। कौन सा, हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। थ्योरी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। In order to determine the true cost of such initiatives, wholesale price indices are helpful. For example, if the wholesale price index for a year is 110, it means that the initial cost was 100 and 10% हमारा इंक्रीज हुआ है। मैंने हमेशा बोला है कि 100 के बाद वाली वैल्यू को आपको एज परसेंटेज चेंज की तरह कंसीडर करना है, दैट इज वाई सिर्फ 10% यहाँ पे हमारा इंक्रीज हुआ है। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स? सबसे पहले, it represents the general development or the decline of an economy, the causes of which can be discovered by undertaking the micro level analysis. Now, the most nation base their 5-year plans on the inflation rate determining using WPI. It assess businesses in developing budgets that account for the potential inflation. तो देखो WPI जो है सबसे पहले तो हमें बिजनेस के साइकिल को एक्सप्लेन करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, हमें जनरल डेवलपमेंट कितना हुआ है उसके बारे में इंडिकेट करता है, एंड काफ़ी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी हम लोग WPI का यूज़ करते हैं। क्लियर? The government can develop measures to enhance unproductive sectors and gain knowledge of different sectors to concentrate on and grow upon the comparing the products of various industries. Industries can evaluate and compare their performance to that of other products and adopt industry-wide actions to develop and advance. तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत हद तक अच्छे से खुद को डेवलप कर सकती है एंड अंडर प्रोडक्टिव सेक्टर्स को भी बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकती है। सो दैट इज द पावर ऑफ WPI, बिकॉज WPI काफ़ी चीज़ों को इंडिकेट कर देता है, फोरकास्टिंग में हेल्प कर देता है। क्लियर? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट मैं आपको देती हूँ। ओके, डन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एज वेल। Done? Now, what are the demerits of the wholesale price index? The various demerits are, सबसे पहले WPI merely takes into account the effects of a small sample of products that make up the whole population of goods. अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि WPI एक तरीके से काफ़ी चीज़ों के लिए हेल्प करता है कि कैसे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, कैसे आगे ग्रो करते हैं, तो हमें समझना है कि जो स्मॉल सैम्पल को लेके आप उसको इतना ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते। जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, द वेटेड एवरेज बेस्ड इन्फ्लेशन कैलकुलेशन मे नॉट बी एक्यूरेट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन एज अ होल। तो जो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट, the WPI is calculated using various goods by various nations. As a result, it cannot always be compared to other nations.
It is not a suitable standard for nation where the service sector plays a central role. तो हमें पता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं ग्रोथ ज़्यादा सर्विस सेक्टर से आती है। अगर हम जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन देखते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी इंडस्ट्री का आता है वो है सर्विस इंडस्ट्री के बारे में। तो उस केस में जब हमारे पास फॉरकास्टिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम पूरा रिलाई सिर्फ WPI पे नहीं कर सकते, वो उसके लिए एकदम करेक्ट मेजर नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं WPI को, इसमें बहुत सारे जो नेशंस वगैरह का भी हम लोग देखते हैं। इट कैन ऑल्सो नॉट बी कंपेयर टू अदर नेशंस, तो एक कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो पाती। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का ये सेशन, जहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, एंड वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड स्टूडेंट्स, हम सिर्फ यही नहीं, 3 स्पेशल कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर स्टूडेंट्स। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो हैव यूट्यूब चैनल के अलावा लाइक ऑन वी आर प्रेजेंट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो आपको वहाँ पे भी हमें फॉलो करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और इसी तरीके से आपको बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।